हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन को इस्तेमाल करके वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या जनाब साहब, डिफरेंट कंपाउंड्स की शेप्स। मुझे लगता है क्या सिखाया जा रहा है, कंपाउंड्स की शेप्स डेवलप की जा रही हैं। हाइब्रिडाइजेशन को इस्तेमाल करके शेप्स ऑफ कंपाउंड्स जो है वो किसी तरह से डेवलप की जाती है, और उस शेप को डेवलप करने के लिए इमरान एक काम करें, सर बाबर को बोलें वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, आई ऐसे बोला उनको, उन्हें बोले IMF से पहले वाली फातिमा से ठीक करा के भी प्रिंट चाहिए। क्या चाहिए? IMF से पहले वाली, उससे पहले जो कुछ है उसको एडिट करा के भी चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा सुनो जी, क्या बात हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर हम क्या सीख रहे हैं जी, हम शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल सीख रहे हैं। वैसे शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास अभी, कौन सा? अगली थ्योरी, वो वेस्पर थ्योरी है, मैं वहां से शेप्स निकालूंगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए या उस तक पहुंचने से पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये काफी हद तक कार्बन की जो शेप है ना, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स की शेप है वो हम कहां से निकाल रहे हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से प्रूफ कर रहे हैं कि sp3 वाला जो कार्बन है वो टेट्राहीड्रल होगा, sp2 वाला जो कार्बन है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp वाला जो कार्बन है वो लीनियर होगा। अब आखिरी एग्जांपल जो हमारे पास है वो कौन सी वाली है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का O लेवल देखेंगे तो प्लीज टेल मी, ऑर्डिनरी लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, CO2, और CO2 के स्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल है, C है, एक O इधर है, एक O इधर है। O हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2, और C हमेशा कितने बनाता है, तो ये स्ट्रक्चर है जी CO2 का। अब अगर आप कहते हैं सर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाएं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होगी सर जी, पहले जो सिग्नल है वो कौन है, सिग्मा है, फिर जो इधर डबल है वो कौन है, इधर का डबल जो है वो पाई है, अच्छा जो उस तरफ को सिग्मा है, इस तरफ भी क्या है, इधर भी एक पाई है। ये लो जी, ये आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये O लेवल आ गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई। अच्छा अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे साबित होता है कि लीनियर शेप, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से साबित हो सकता है कि लीनियर शेप है? नहीं, लीनियर शेप साबित करने के लिए कार्बन की क्या सिखानी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन सिखानी पड़ेगी, और उस हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। यू नो मुझे आप एक बात बताइए, इट्स नॉट जस्ट कार्बन इन्वॉल्व्ड, आई बिलीव देयर इज दिस ऑक्सीजन विच इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो मुझे लगता है मैं कार्बन की भी कन्फिगरेशन आपको थोड़ी सी सिखाऊंगा और ऑक्सीजन की भी कन्फिगरेशन सिखाऊंगा। सुने जरा गौर से, कार्बन की क्या कन्फिगरेशन है वो तो आपने पढ़ी हुई है, मैं अगर इसका ए लेवल समझाने जो इस स्लाइड पे जाऊंगा, स्लाइड पे कार्बन का इट इज 612, its configuration is 1s2 2s2 2p2, what is this, ground state, if it is 1s2 2s1 2p3 it is the कौन सी excited state, then क्या 1s2, बल्कि एक सेकंड, excited state के पहले डब्बे बनाए, अब इनमें से मिक्स किसको करना है जी, 1s2 तो ऐसे ही है, S का एक और P का एक मिक्स कर दें, किसको छोड़ दें ये कौन है जनाब 1s2, ये कौन है 2, दे आर sp ऑर्बिटल्स, उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज दिस 2p y में एक, 2p z में एक, किसको मसला है इस बात से। और अगर आप कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आई बिलीव कार्बन कैसा है, उसके अंदर 2 हैं sp वाले ऑर्बिटल्स, किधर, एक इधर एक इधर, फिर क्या है सर जी, फिर है उसके अंदर कौन सा वाला, पी वाई वाला, फिर कौन सा, ये कार्बन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, किसको मसला है इस बात से। अच्छा अब दूसरी तरफ मुझे जरा ऑक्सीजन समझाना है आपको, क्या समझाना है भाई, ऑक्सीजन समझाना है, प्लीज जरा ऑक्सीजन को समझिए, व्हाट इज इट, इट इज 8 16
इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4, क्या सीन है भाई, 1s2 2s2 2p4, 1s2 के डब्बे बनाए, इसमें सीधा सीधा ग्राउंड स्टेट ही है, एक, दो, तीन और ये लो जी 4। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इसके किसने बॉन्डिंग करनी है, इसके sp वालों ने भी बॉन्डिंग करनी है और इसके py और pz वालों ने भी बॉन्डिंग करनी है। उस केस में किसने बॉन्डिंग करनी है, दिस इज 1s2 2s2 2px में 2 2py में 1 और 2p, तो इसमें सिर्फ किसने करना है सर जी, इधर तो सिर्फ और सिर्फ 2py या 2pz वाले ने बॉन्डिंग करनी है। ओके ओके ओके, सो उसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो मैं इसका कौन है जिसको ड्रॉ करूंगा जी, इसके केस में मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगा किसको, कि सर जी एक तो है ना इसमें 2px, वो तो फुली फिल्ड है, 2py या तो इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है या फिर किसने, या फिर इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है, इसमें किसको मसला है। अब अगर मैं इसकी ड्राइंग ऐसे करूं ही ना, बोर्ड पे जाओ जी, बोर्ड पे सबके सब ध्यान लेकर आओ, इधर तो मजबूरी है क्या करना कि sp वाले ऐसे ऐसे कर दिए एक्स एक्सिस में, py वाला ऐसे कर दिए y में, pz कर दिए, कैसे, किस मजबूरी में, तीनों एक्सिस शो करने थे, क्या मजबूरी थी यहां, sp वाले अलोंग एक्स एक्सिस आ गए, py वाला अलोंग y आ गया, pz वाला इन वहां क्या मजबूरी है, वहां सिर्फ कितने ऑर्बिटल शो करने, 2 शो करने, कितने शो करने, तो मैं तीसरा z में क्यों बना रहा हूं, मैं अगर यूं कहूं, क्या कहूं कि सर जी ये ऑक्सीजन एटम है, इसको कह दूं कौन सा एक्सिस है, नहीं है तो px है, लेकिन कहूंगा क्या, कहूंगा py, कहूंगा p, आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, भाई मेरी मर्जी में जिस मर्जी एक्सिस को जो मर्जी कहूं, ये तो हमने बहुत पहले समझा हुआ था कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट एक्सिस नजर आता है, जो आपको यूं करके जी नजर आ रहा है, ठीक है, मैं अगर कहूं कि मैंने अगर इधर से देखना है, वो जो आपके लिए यूं करके कौन सा एक्सिस है, जी है, अब मुझे यहां करके क्या है, वो मेरा एक्स है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो सकता है, वाई वाला अपनी मर्जी है, तो अगर मैं कहूं ये वाला कौन है, पी वाई, और कहूं जी ये वाला कौन है, पीजी है, तो किसको मसला भाई इस बात से, एनीवन अच्छा, अब मुझे सिखाना क्या है आपको, मुझे सिखाना है दरमियान में ये होगा, उसकी राइट साइड पर भी वो होगा और उसकी लेफ्ट साइड पर भी ऑक्सीजन होगा, जरा प्लीज गौर से देखिएगा क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने इधर आ जाए, स्लाइड पर आ जाए, कार्बन इंडिपेंडेंटली अकेला एटम समझ आ गया, ऑक्सीजन अकेला एटम समझ आ गया, अब मैं दरमियान में क्या बनाने लगा हूं, कार्बन sp sp, फिर ये कौन है बताओ भाई, py, ये मैंने कार्बन दरमियान में बना दिया, किसी को एतराज तो नहीं है इस बात से। इसके राइट साइड पर क्या बनाऊं, प्लस इधर भी एक ऑक्सीजन प्लस उधर भी एक ऑक्सीजन, सुनो जरा, रुको 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 रुको, सुनो भाई क्या समझा रहा हूं भाई, क्या समझा रहा हूं, एक कार्बन समझा दिया, उसके राइट और लेफ्ट क्या बनाने लगा हूं, उसके राइट और लेफ्ट पर ऑक्सीजन बनाने लगा हूं, कैसा ऑक्सीजन बनाऊं जी, सुने वार से, देयर इज दिस ऑक्सीजन, एक ऑर्बिटल है उसका ऐसे और एक ऑर्बिटल है उसका ऐसे, इधर एक ऑक्सीजन बनाना है जी। अब ये बात बड़ी गौर से सुननी है आपने भाई, इसका एक ऑर्बिटल है ऐसे और इसका दूसरा ऑर्बिटल है ऐसे, ये हजम करो भाई, मैंने दोनों ऑक्सीजन डिफरेंट बनाए हैं, क्यों डिफरेंट है सेम है, पहले बताओ डिफरेंट है सेम है, सेम है सर, तो डिफरेंट नहीं लग रहा, हाँ देखने में डिफरेंट है सर, हैं सेम है, उधर भी आपने ऑक्सीजन के कितने ऑर्बिटल्स बनाए, इधर भी ऑक्सीजन के कितने ऑर्बिटल्स बनाए, उधर जो 2 बनाए हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, इधर जो 2 बनाए हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या है, तो किसी को मसला है नहीं, अच्छा
वो भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। लेकिन हाँ, उधर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जी एक्सिस किसी और को बोलने की कोशिश की है, इधर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जी एक्सिस किसी और को बोलने की कोशिश की है। मेरी तरफ से खड़े में गए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस। मुझे सिर्फ इतनी बात बतानी है कि उस कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी कार्बन, उस ऑक्सीजन के पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2। इधर वाले के पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2। उधर वाले हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। इधर वाले हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं। अच्छा, तो अब मुझे बस इतना आपको बताना है कि इसका ये वाला P इसके sp के साथ कौन सी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग करेगा। इसका वाला P इसके sp के साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग करेगा। इसका वन ऑफ द P उसके पैरेलल P के साथ क्या करेगा, साइडवेज करेगा। इसका वन ऑफ द P इधर वाले वन ऑफ द P के साथ क्या करेगा, तो क्या बन जाएगा भाई, तो बनाए जरा इकट्ठा करें इसको। ये आ गया और इधर वाले ने क्या किया, हाँ जी, ये मैंने क्या ड्रॉ किया जी, इसके sp ने, कार्बन के sp ने साथ वाले के p के साथ, अब p y है कि p जो भी है, वन ऑफ द p के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। इधर वाले sp ने उधर वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया है, सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। अच्छा, अब यहां क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसका ब्लू वाला, इसके आपने देखा कलर कॉम्बिनेशन मैंने क्या किया हुआ है ताकि आपको समझ आ सके कि क्या हो रहा है। इसका ब्लू वाला पी वाई और इसका भी एक ब्लू वाला पी, कॉल इट पी वाई, आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अब अगर जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, साइडवेज जुड़ेंगे। साइडवेज जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एलो जी, ऐसे जुड़ेंगे। मतलब यहां क्या बन रहा था, सिग्मा, यहां क्या बन रहा था, सिग्मा, लेकिन अब यहां क्या बन रहा है, ऊपर नीचे पाए। यहां क्या बन रहा है, ऊपर नीचे पाए। यहां क्या होगा, यहां इधर वाला ग्रीन, वन ऑफ द पी कार्बन का ग्रीन पी और इस वाले ऑक्सीजन का ग्रीन वाला पी, वो आपस में क्या हो गए, सर वो आपस में पैरेलल हो गए हैं। तो अब वो क्या करेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो उनका साइडवेज ओवरलैप चेक करें जी। एंड दिस विल बी समथिंग क्या, इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड वाला काम होगा जी। सो अल्टीमेटली क्या नतीजा निकला, अल्टीमेटली क्या नतीजा निकला, गौर से सुनिए जी। सर इधर कार्बन है, उधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। ये क्या बॉन्ड बन रहा है, वो जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था वो है कि नहीं है, सिग्मा वाला। इधर क्या बन रहा है, सिग्मा। इसका ब्लू वाला जो पाए है वो किधर है, सर वो ऊपर नीचे है, ऐसे ही है ना। उसका वाला पाए किधर है बच्चों, इसका वाला पाए किधर है, सर वो ऊपर नीचे नहीं है, वो इन एंड आउट है। लो जी, सो वही शेप बनी है जो आपने, लेकिन हाँ इसमें गलती आ गई। क्या गलती आ गई, जो आपने विदाउट हाइब्रिडाइजेशन सोचा, क्या गलती है उसमें, गलती है कि उधर भी सिग्मा सिग्मा, इसका पाए वर्टिकल एक्सिस में और ये वाला पाई भी मैंने किधर दिखाया, हालांकि किधर है, इन एंड आउट वाले एक्सिस में है। इसमें किसको मसला है भाई। सो आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें इससे ज्यादा डिटेल्ड में केमिस्ट्री के नहीं जाया जा सकता। दिस इज द एंड केमिस्ट्री, एंड लेवल है केमिस्ट्री का, कि जनाब साहब आपने एक एक एटम की पकड़कर कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, एक एक एटम को, मतलब आपने उसका हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स देख लिए हैं। यहां कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, देयर आर 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
यहां क्या सीन है, देयर आर 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनमें से 2 को हमने क्या दिया हाइब्रिड है और 2 को हमने क्या दिया तुम भाई पी के पी हो, जैसे तुम थे पहले के पहले वैसे भी तुम हो। यहां तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। हाँ नहीं की जरूरत ही नहीं है उसको क्यों जरूरत नहीं है, 2 हाफ फील्ड हैं, एक पी वाई में एक पी जी में, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक बॉन्ड वो इस एक्सिस में बनाता है, दूसरा बॉन्ड वो उस एक्सिस में बनाता है। लेकिन हाँ हाइब्रिडाइज करके 4 रीजन्स भी होते हैं इसके, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने जो कार्बन का पढ़ाना था पढ़ा दिया। कार्बन के हवाले से, उसकी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए, और याद रखिए हम अपनी लिमिट से बहुत आगे जा चुके हैं, ठीक है ना साहब। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यू टर्न मारना है, ठीक है। मैं इस हाइब्रिडाइजेशन के काम को खत्म करना चाहता हूँ। मेरी स्पेसिफिकेशंस वाले मुझसे सिर्फ क्या डिमांड करते थे, वो सिर्फ ये डिमांड करते थे कि जनाब साहब क्या करिए, use the concept of hybridization to describe sp orbitals, sp2 orbitals and sp3 orbitals। आपको सिर्फ क्या बताना चाहिए था, क्या था भाई, सिर्फ sp समझाएं क्या होता है, sp2 समझाएं क्या होता है, और sp मैंने तो sp को यूज करके 4-5 मॉलिक्यूल्स भी समझा दिए, sp2 को यूज करके भी 4-5 मॉलिक्यूल समझा दिए, sp3 को भी यूज करके 4-5 मॉलिक्यूल समझा दिए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को परेशानी नहीं होगी। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन का कटा खत्म हो जाना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली व्हाट, ओनली वन थिंग, sp3 में s का 1 और p के 3 मिक्स करके 4 बनते हैं, sp2 में s का 1 और p के 2 मिक्स करके 3 बनते हैं, sp में s का 1 और p का 1 मिक्स करके 2 बनते हैं। और हाँ, जो 2 बनते हैं तो लीनियर ज्योमेट्री में बनते हैं, 3 बनते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में बनते हैं, और अगर 4 बनते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बनते हैं। And this is the basics of क्या, of the next theory that is known as valence shell electron pair repulsion theory। उसको समझाने के लिए मेरे लिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी समझाना जरूरी थी, उसको मैं समझा चुका हूं। नाउ आई थिंक वेस्पर थ्योरी मैंने सीधी सीधी फिर फाइनल रिजल्ट से उसके लिखने, उसके ज्यादा पोस्टुलेट्स लिखने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। बहरहाल कुछ तो करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। हेडिंग दीजिए जनाब साहब, थ्योरी नंबर कौन सी, कोई भी एडवांस थ्योरी में क्या नंबर चल रहा है जी, पहली कौन सी पढ़िए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, अभी क्या पढ़े जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लो जनाब साहब, अब यूं समझिए कि अभी लेक्चर जो है वो कल वाला खत्म हुआ है, और अब यहां से आगे हमारा नया लेक्चर समझिए स्टार्ट हो रहा है। और नए लेक्चर की क्या सिचुएशन चल रही है, टॉपिक का नाम क्या है जी, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंपाउंड्स, कौन से वाले, कोवलेंट, क्या कोवलेंट कंपाउंड्स। अब मैं वापस एकदम से पलटूंगा कोवलेंट कंपाउंड्स पर, और काफी दिनों से मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड्स में, ये कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स के तौर पर कैसे, और इन सिंपल मॉलिक्यूल्स का हम कर क्या रहे हैं, शेप्स डिस्कवर हो रही हैं। क्या हो रहा है जी, आई थिंक अब हम किस मुकाम, अब मैं आपको डॉट एंड क्रॉस तो नहीं समझाता, अब मैं आपको उसकी सीधी सीधी लाइनें भी समझाने में इंटरेस्टेड, अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, कह रहा जी शेप कैसी होती है, ये बॉन्ड का एंगल कितना होता है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे टॉपिक का नाम क्या हो चुका है, जब से मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई है तब से मेरे टॉपिक का नाम है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है जी, तो आई थिंक अब आप जिस भी पेज पर हैं अगले पेज पे चले जाइए और कहिए सर कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या पढ़ रहे हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में आज की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। हेलो जी, ये टॉपिक है जी हमारा आज का, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। इसको अगर आपने शॉर्ट हैंड करके पढ़ना है तो वेस्पर पर ठीक है, वेसीपर ये पढ़ें या वेस्पर पढ़ें, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर वर्ड मैं पढ़ना चाहूंगा, इसका प्रॉपर क्या बनता है, वी का मतलब क्या है, वैलेंस, एस मतलब शेल,
ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब पेयर, आर मतलब रिपल्शन, थ्योरी मतलब थ्योरी, एलओजी। असल में क्या वर्ड है ये? असल वर्ड है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वर्ड से ही कुछ जाहिर होता है कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के कुछ पेयर्स होंगे, उनके दरमियान में क्या होगी? रिपल्शन होगी, और उस वजह से क्या डेवलप होगा? एक पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री डेवलप होगी। क्या होगा जनाब साहब? जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है या जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है, इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है सर जी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे, उनके दरमियान में क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या होता है? रिपल्शन होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में नहीं होगी, पेयर पेयर के दरमियान होगी। एक पेयर आपस में क्या था? मैग्नेटिज्म की वजह से आपस में जुड़ी रहेगा। लेकिन एक पेयर और दूसरा पेयर, मतलब एक पूरा ऑर्बिटल और दूसरा पूरा ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? हम ये एक दूसरे को कहीं रिपेल करने की कोशिश करेंगे, और इस रिपल्शन के चक्कर में क्या होगा? आई बिलीव इस रिपल्शन के चक्कर में क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री डेवलप हो जाएगी, एक पर्टिकुलर शेप डेवलप हो जाएगी। तो आई बिलीव मैं एक एक वर्ड को एक्सपैंड करूं तो मुझे बताएं जरा, ये व्हाट इज मेंट बाय वैलेंस शेल? इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब क्या है? द आउटर मोस्ट शेल। द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, एक बात है वैसे, किसका आउटर मोस्ट शेल है? मॉलिक्यूल का आउटर मोस्ट शेल। मॉलिक्यूल का तो शेल नहीं होता, शेल तो एटम्स की होता है। शेल तो एटम्स के होते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द शेप डेवलप होगी। क्या क्या डेवलप होगा? मैं किस एटम की बात करूंगा भाई? मैं सेंट्रल एटम के, आपको है वो पता है सेंट्रल एटम क्या होता है? मीथेन का सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। अमोनिया का सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। वाटर का सेंट्रल एटम कौन है? नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है। मतलब जिसके एटम्स कम होते हैं वो दरमियान में होता है और उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीजें लगी हुई होती हैं। तो जिसके साथ बाकी सारी चीजें लगी होंगी वो दरमियान वाला क्या होगा? तो मैं किसकी बात करूंगा अभी? किसके? वैलेंस शेल की बात करूंगा। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्या? I believe I'll be talking about the outermost shell of the central atom of क्या? Of the molecule. पूरे मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसकी बात होगी। The outermost shell of the central atom, बातें नहीं, the outermost shell of the central atom in a molecule. The outermost shell of क्या? Of the central atom इन अ मॉलिक्यूल की बात होगी। उसकी क्या बात होगी सर जी? उसके ना इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की बात होगी। ये वैसे इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या होता है? दो किस्म के होते हैं। कौन से? लोन पेयर या ये लोन पेयर क्या होता है सर? जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है वो बॉन्ड पेयर होता है, जो हिस्सा नहीं लेता वो लोन पेयर होता है। आई थिंक दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, या तो होंगे लोन पेयर या क्या होगा? बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर की क्या गेम होगी? इसका जो ऑर्बिटल होगा, प्लीज बताइए, वो एटॉमिक होगा कि मॉलिक्यूलर होगा? एटॉमिक होगा। क्यों? क्योंकि इसने मॉलिक्यूल। तो एक काम करने जी, लोन पेयर क्या होता है? नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो I think if it is not involved in bonding, its orbital will be atomic. And bond pair क्या होता है सर जी? bond pair जो है it is involved in bonding. If it is involved in bonding, तो इसका ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा सर? वो मॉलिक्यूलर हो जाएगा, मतलब वो सिग्मा या पाई हो जाएगा।
जो भी है मॉलिक्यूलर तो हो ही जाएगा। ओके जी, अब वो एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर है, वो लोन है कि बॉन्ड है, क्या होगा भाईजान? उनके दरमियान में एक रिपल्शन होगी। क्या होगा जनाब साहब? देयर इज दिस नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? रिपल्शन थ्योरी। अंडरलाइन द वर्ड रिपल्शन थ्योरी। रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है कि जनाब साहब लाइक चार्जेस के दरमियान में क्या होता है? रिपल्शन होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, पहला इलेक्ट्रॉन का पेयर भी क्या है? वो भी नेगेटिव है, और अगला इलेक्ट्रॉन का पेयर भी क्या है? वो भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिवली चार्ज व्हाटएवर के अंदर क्या होगा? दोनों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान में क्या होगा? एक रिपल्शन होगी। तो जनाब साहब क्या लिखें? देयर विल बी क्या? देयर विल बी अ रिपल्शन। देयर इज अ रिपल्शन। There is a repulsion. There is a force of repulsion. There is a force of repulsion between क्या? Between like charges. कौन है इस वक्त? इस वक्त किन लाइक चार्जेस की बात हो रही है? इस वक्त नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो रही है। देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, दैट इज क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आपको वैसे एक बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए वैसे एक और लफ्ज भी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आई होप आपने इलेक्ट्रॉनिक रीजन या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ होगा। तो आई थिंक बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर भी लफ्ज है, फिर ऑर्बिटल्स भी लफ्ज है, फिर आई बिलीव एक और वर्ड हो सकता है इलेक्ट्रॉन रीजन, इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन रीजन्स, और एक और भी है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। हेलो जी। तो ये बुनियादी तौर पर मैंने अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगता है V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन, थ्योरी फॉर थ्योरी। तो उसमें क्या हो रहा है? वैलेंस शेल मतलब द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ सेंट्रल एटम, मतलब जो भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें क्या होगा? उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे। वो पेयर्स कौन से होंगे? या लोन होंगे, या बॉन्ड होंगे, या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उनके बीच में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स तो होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन का रीजन तो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो होंगे, वो नेगेटिवली चार्ज भी होंगे। तो एक नेगेटिवली चार्ज चीज अगर मैं कहूँ जी ये है जी 4 नेगेटिवली चार्ज चीजें कैसे रहेंगी? ऐसे नहीं सर, ऐसे तो नहीं रहेंगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करना स्टार्ट करेंगी। ये रिपेल करते 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 किधर जाएंगी ये? सर ये ऐसी ज्योमेट्री इख्तियार करेंगी, कैसी ज्योमेट्री के रिपल्शन एक दूसरे से क्या हो जाए? रिपल्शन इनकी एक दूसरे से मैक्सिमम हो जाए। दे विल, और उसके लिए क्या होना जरूरी है? एक दूसरे से जितना दूर होंगे रिपल्शन उतनी कम हो जाएगी। मतलब करीब करीब रहेंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगी क्यों? रिपेल इतना करेंगे कि एक दूसरे से क्या हो जाए? एज फार एज पॉसिबल मुमकिन है वो सेटल कर जाएंगे। तो अगर पहले मैंने क्या कहा था, चारों कैसे हैं जी? चारों ऐसे हैं, तो चारों करीब करीब हैं। अब चारों करीब करीब तो भाई रिपेल करेंगे। रिपेल करते करते क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएंगे, उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर करते करते क्या होगा? कहेंगे यार जी ऐसे करो ना, ये लो, तुम इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, ए लो। कितने दूर हो गए? इतना दूर हो गए कि कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। कितने एंगल? अगर ये यूं जाएगा तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, चल भाई उधर जा। अच्छा ये यूं जाएगा तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? रिपेल, चल भाई इधर जा। ये इधर से जाएगा तो क्या होगा? रिपेल। तो यू नो आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो रिपल्शन क्या कॉज करती है? रिपल्शन बेसिकली उनको एक दूसरे से एज फार एज पॉसिबल रखती है। अब्बास उठो बेटा, उठो, क्लास हो रही है, जाओ थोड़ा मुंह धो कर आओ, पानी शानी पियो बाहर से जाकर। हुज़ैफा, अंजला आप भी जाओ, मुंह धो कर आओ। सर्दी है, सर्दी के मौसम में आती है नींद, आती है, ठीक है, लेकिन रात को आनी चाहिए, क्लास में नहीं आनी चाहिए। जाए मुंह धोकर आए, दोनों जाए। क्या समझा रहा हूँ?
हाँ जी, कोई वेस्पर थ्योरी समझा रहा हूँ भाई, एक एक लफ्ज में से मतलब निकाल रहा हूँ, एक एक लफ्ज में से क्या मतलब निकल रहा है। अल्टीमेटली कहानी वैसे निकल गई है, कहानी समझ भी आ गई होगी, अब रटे की कहानी रह जाएगी। रटा मारना किस बात का होगा कि सर 4 हुए तो क्या होगा, 3 हुए तो क्या होगा, 2 हुए तो क्या होगा, पता नहीं। 2 हुए तो क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी। 3 हुए तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। 4 हुए तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 5 हुए तो क्या होगा, कोई पिरामिड बनेगा। कैसा पिरामिड बनेगा देख लेंगे। 6 हुए तो क्या होगा, कोई ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। कहेंगे सर लाइनें 6 होंगी, आप बनाएंगे ऑक्टाहेड्रॉन, तो मैं बनाऊंगा। तो अभी उसकी वो वाली हैबिट है, जैसे मैंने बल्कि नहीं पढ़ाई थी। कौन सी भाई, वो SF6 का की नाम लिया था मैंने किसी दिन कि सल्फर का पता नहीं इधर से उधर निकल गया, उधर से उधर निकल गया, उधर से उधर। कितने कितने आगे थे, 6। तो 6 ने क्या कहा, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे। तो इसकी जब शेप बनेगी तो शेप का नाम क्या रखूंगा मैं, ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रॉन। खैर बहरहाल कहानी पूरी आपको समझ आई हुई है, बस नोट्स बनाना रह गए हैं। क्या नोट्स बनाएंगे जनाब साहब, लिखिए जरा। The main postulates of Vesper theory are, ये बराबर करें, जो भी पॉइंट्स निकले हुए हैं इनको बराबर करें, इनको बराबर करके लिखिए। The main postulates of the what? The main postulates of Vesper theory are, नंबर 1। अब जरा कुछ थ्योरी है उसके कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए। नंबर 1, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो सीधा सीधा आ गया है कि सर जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा, उसका जो वैलेंस शेल होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे, उनके दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन होगी। ठीक है जी, देखिए पॉइंट नंबर 1, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रिकल भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख ही सकते हैं। देयर इज एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही अब, वैसे आज से पहले तक सारी बातें किसकी होती थी, अट्रैक्शन की होती थी। मेटालिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड वो भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एवरी बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं क्या पढ़ा, रिपल्शन। अब रिपल्शन क्या है सुनिए जरा, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन क्या, between the electron pairs, between the electron pairs, ऐसे पेयर को स्लैश लगा के लिखिए रीजन्स, ये रीजन्स को स्लैश लगा के लिखिए क्लाउड्स। between the there is an electrical electrostatic force of repulsion between the electron pairs या electron regions या electron clouds that are around what, that are around क्या, that are around the what, around the nucleus of क्या, of the central atom of क्या, of a molecule, that are around the nucleus of the central atom of a molecule, around the what, nucleus of the central atom of a molecule। ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट, ये उसका नाम है, नाम से मीनिंग निकला है। अच्छा अगला पॉइंट लिखेंगे जी, ये रिपल्शन करती क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, इलेक्ट्रॉन रीजन्स को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को एक दूसरे से एज फार एज पॉसिबल रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक शेप डेवलप होती है। देखिए जी, दिस रिपल्शन कीप्स, this repulsion keeps the electron pairs, this repulsion what, this repulsion keeps the electron pairs या regions या clouds किधर, as far as possible, this repulsion keeps the electron pairs or regions or clouds as far as possible, due to which a particular geometry or shape of a molecule is developed, due to which a particular क्या जनाब, particular क्या, shape या geometry of a molecule is developed,
ड्यू टू विच अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डेवलप्ड। अच्छा, अब वो क्या शेप होगी? इफ देयर आर, देखिए पहला पॉइंट, इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स। अब इसी के फर्दर पॉइंट्स हैं ये, मतलब सेकंड जुमले के ही अंडरलाइन करें इसको, पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री को, पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री का वर्ड अंडरलाइन करेंगे। क्या शेप होगी? 2 रीजन्स होंगे तो लीनियर, 3 रीजन्स होंगे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 रीजन्स होंगे टेट्राहीड्रल, 5 रीजन्स होंगे नहीं, 5 के लिए बाई पिरामिडल। देखेंगे क्या लिखवाना है। इसी के अगले पॉइंट्स लेके, ये पॉइंट नंबर 3 नहीं है, 2 का पॉइंट 1, फिर 2 का पॉइंट 2, फिर 2 का पॉइंट 3, 2A 2B 2C लिखना हमने। इफ देयर आर क्या, इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या करूं, पेयर्स लिखूं, रीजन्स लिखूं या क्लाउड्स लिखूं? आई थिंक ज्यादा वर्ड बेहतर है, नहीं पेयर भी लफ्ज ठीक, मैं रीजन लिखूंगा, मैं बताऊंगा मैंने पेयर क्यों नहीं बोला है, मैं एंड पे समझा दूंगा। रीजन लिखें, रीजन जनरल। इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स, if there are 2 electron regions, then the shape is linear, then the shape is linear। फिर लिखें if there are 3 electron regions, then the shape is trigonal planar। पहला क्या लिखा है? if there are 2 electron regions, then the shape is linear। फिर if there are 3 electron regions, then the shape is trigonal planar, trigonal planar। फिर क्या लिखें? if there are क्या, if there are 4 electron regions, इमरान जरा ये वाला बोर्ड मिटा देंगे साइड से। if there are क्या, 4 electron regions, then the shape is tetrahedral। इसको नहीं मिटाना, उस साइड पे मिटाना दोनों। then the shape is क्या, tetrahedral। फिर लिखें if there are what, if there are 5, if there are क्या जी, 5 क्या, 5 electron regions, then the shape is, उसको ऐसे लिखें जी, लिखें trigonal bipyramidal, then the shape is trigonal bipyramidal। ट्राइगोनल भी लिखें और बाइपिरामिडल भी लिखें, बाइपिरामिडल, BI बाय पिरामिड, पिरामिड के जो भी स्पेलिंग्स हैं, बाइपिरामिडल। और आखिरी पॉइंट क्या लिखिए, इफ देयर आर व्हाट, इफ देयर आर व्हाट, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन रीजन्स, देन द शेप इज octahedral, then the shape is octahedral, then the shape is octahedral। लो जी, ये तो मैंने जनरल वर्ड्स लिखवा दिए हैं। और एक बात याद रखिएगा, अभी जो मैंने आपको नाम लिखवाए हैं, मिसाल का तो मैंने लीनियर लिखवाया है, एक काम करें, अंडरलाइन द वर्ड लीनियर। जहां लीनियर लिखा ना, वहां ब्रैकेट में लिखे 180 डिग्री, उस केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जहां ट्राइगोनल प्लेनर लिखवाया, क्या लिखवाया, ट्राइगोनल प्लेनर, आपने वर्ड आधा लिखा हुआ बेटा, पूरा लिखा है, चलें। ट्राइगोनल प्लेनर के साथ क्या लिखें, 120 डिग्री। फिर टेट्राहीड्रल के साथ क्या लिखें, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। फिर अगला वर्ड क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वहां ट्राइगोन का वर्ड है तो 120 भी लिखिए, और पिरामिड है तो 90 डिग्री भी लिखिए, मैं बताऊंगा क्यों। ट्राइगोनल पिरामिडल के सामने 120 डिग्री लिखें, एंड क्या, एंड 90 भी लिख दें, एंड 90 भी लिखें। और ऑक्टाहीड्रल के साथ क्या लिखें, सिर्फ 90 डिग्री। डोंट वरी, मैं ड्रॉ भी करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी तो जस्ट मैंने जो पीछे कहानी सुनाई है, मैं उसी कहानी के साथ रिलेट कर रहा हूं। अब जो एक एक्स्ट्रा पोस्टुलेट है, उसको अगर आप प्लीज समझ लेंगे तो बात मेरी खत्म हो जाएगी जनाब। अगला पोस्टुलेट क्या है, अगर मैं ये कहूं कि ये तो बड़ी सीधी सीधी साइंस आ रही है कि 2 हुए तो लीनियर, 3 हुए तो ट्राइगोनल, 4 हुए तो टेट्राहेड्रल, 5 फिर तो टॉपिक खत्म। लेकिन एक मसला है, ये तो तब है कि जब सबके सब बॉन्ड पेयर्स हुए। क्या हुए, यू नो व्हाट हैपेंस, ये जो लोन पेयर होता है, इसके साथ एक मुसीबत होती है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर नहीं होता।
थोड़ा फ्री होता है स्पेस के अंदर, फ्री मतलब फ्री स्पेस के अंदर। एटॉमिक ऑर्बिटल है एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, क्या होता है, और जो बॉन्ड पेयर है वो क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, तो थोड़ा ट्रैप्ड होता है, लाइक बांध के रखा होता है। जो बॉन्ड पेयर है वो इलेक्ट्रॉन इतना, या तो समझे फैला हुआ नहीं है, या समझे सर जी बस वो रिस्ट्रिक्ट, उसकी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, उसका या तो उसकी फीड थोड़ी छोटी है यूं समझ लें, या वो एक पर्टिकुलर लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूं समझ लें। जो लोन पेयर है ना, बल्कि स्पेस को भी खड़े में भेजे, सिंपल सी बात है भाई। सर जी लोन पेयर क्या करेगा, वो ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा। क्यों करेगा सर, आजाद है, वो ज्यादा पंगा क्रिएट करेगा। बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन इतनी क्रिएट, अच्छा तो अगर मैं ये कह दूं कि लोन पेयर वाला रिपल्शन ज्यादा करता है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज यह है कि लोन पेयर की प्रेजेंस से लीनियर वाली शक्ल लीनियर नहीं रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर वाली शक्ल ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहेगी, टेट्राहेड्रल वाली शक्ल टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल को ट्राइगोनल बायपिरामिडल नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे पहले एक काम करें, जरा पहले पोस्टुलेट नंबर 3 लिखें, फिर समझाता हूं। देखिए जी पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, सिंपल सी मैं बात बताने लगा हूं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन, लिखिए जी द व्हाट, द फोर्स ऑफ रिपल्शन exerted by क्या, exerted by the lone pair, yes exactly, the force of repulsion exerted by the lone pair, exerted by the lone pair of the central atom, लोन वैलेंस की बात, सारे वैलेंस वालों की बात ही हो रही है। लोन होता ही वैलेंस में, अंदर वाले को तो हम कुछ कहते ही नहीं है, हम वैलेंस शेल में से देखते हैं कि बॉन्ड कौन है और लोन पेयर कौन है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड बाय द लोन पेयर ऑफ क्या, ऑफ द सेंट्रल एटम ऑन एनी अदर, बल्कि ऑन लिखे ऑन द बॉन्ड पेयर, द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड बाय द लोन पेयर ऑन द बॉन्ड पेयर, क्या जुमला बना है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड बाय द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम ऑन द बॉन्ड पेयर। वैसे सेंट्रल एटम में लिखा है, सिंपल लिखते, द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड बाय द लोन पेयर ऑन द बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन व्हाट, इज ग्रेटर देन क्या, इज ग्रेटर देन द, इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन exerted by the bond pair on the lone pair. Logic. Exerted by the, पहले मैंने क्या लिखा था, force of repulsion exerted by the lone pair on the bond pair। अब मैं क्या करूं, force of repulsion exerted by the bond pair on the lone pair। तो कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा रिपेल करेगा, लोन पेयर वाला ज्यादा रिपेल करेगा। क्यों, वो एक सेंस डेवलप हो सकती है हमारी कि सर वो बॉन्ड पेयर वाला बेचारा पहले ही दो न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा होता है, भाई कहीं नहीं जाएगा तू, कोई और काम नहीं करेगा, इधर ही रहे आराम से, ठीक है, किसी और को ज्यादा रिपेल करने की जरूरत नहीं है। और लोन पे वाला क्या होता है, वो आराम से मजे से फैला हुआ ऐसे हाथ पांव फैला के बैठा होता है। वो क्या करता है, कहता है जी मैं एक एटम के इन्फ्लुएंस पर हूं, मुझ पे दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के चक्कर में हमने क्या बात बना ली कि वो ज्यादा रिपेल करता है। अब अगर वो ज्यादा रिपेल करता है, वैसे तो सबको क्या करना चाहिए, सब इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, सब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबको एक ही जितनी रिपल्शन करनी चाहिए। लेकिन लोन पेयर चूंकि लोन है, बॉन्ड नहीं है, वो एक एटम में है, वो मॉलिक्यूलर नहीं है, वो एक के इन्फ्लुएंस में है, दो के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो थोड़ा आजाद है, कैद में नहीं है, तो क्या करता है, वो ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करता है, मतलब ज्यादा रिपेल करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर हुआ, तो जो आपने ऊपर जनरल ज्योमेट्रियां पढ़ी है ना, कि 2 वाली लीनियर, 3 वाली ट्राइगोनल प्लेनर, 4 वाली टेट्राहेड्रल, जनरल ज्योमेट्रीज खराब हो जाएंगी या जनरल ज्योमेट्रीज चेंज हो जाएंगी, और एंगल्स जो आपने लिखे ऊपर 180 या 120 या 109 या 90, वो सारे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आई बिलीव, मैं एक बात कहूंगा, हेंस वी कैन से दैट, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट इसका ये है कि इसकी वजह से शेप खराब हो जाएगी। Hence we can say that the presence of lone pair
Hence we can say that the presence of lone pair will what? Will affect, बल्कि डिस्टर्ब, अफेक्ट भी लिखें डिस्टर्ब भी लिखें, विल अफेक्ट या विल डिस्टर्ब, क्या विल अफेक्ट या डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, विल अफेक्ट या डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल, क्योंकि ऊपर सारी शेप सिमेट्रिकल है, लीनियर सिमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल शेप होती है, जब मैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाऊंगा वो भी सिमेट्रिकल है, फिर जब मैं वो ऑक्टाहेड्रल बनाऊंगा वो भी सिमेट्रिकल है, तो सब की सब शेप्स क्या होंगी, उनकी सिमेट्रिकल शेप को क्या कर दिया जाएगा, या इफेक्ट हो जाएंगी, या डिस्ट विल भी क्या क्या लिखा जी, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विल इफेक्ट या डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को चेंज कर दिया जाएगा। अच्छा, अब वो कैसे चेंज कर दिया जाएगा, मतलब विल बी, एक काम करिए ब्रैकेट में लिखिए, बॉन्ड एंगल्स विल बी इफेक्टेड, और क्या इफेक्ट आएगा बताता हूं, बॉन्ड एंगल्स विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है जी, बॉन्ड एंगल्स विल बी रिड्यूस्ड। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे रिड्यूस होगा, आई थिंक मैं एक टेबल बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बल्कि नहीं, अब मैं लेक्चर खत्म करूंगा, जनरल कहानी मैंने सुना दी आपको, अब जनरल कहानी के बाद इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या क्या हैं, स्पेसिफिकेशन वाले कहते हैं जी किस किस की शक्ल पता होनी चाहिए, BF3 की पता होनी चाहिए, CO2 की पता होनी चाहिए, CH4, NH3, H2O, SF6, PF5 एंड और भी बहुत सारे हैं। क्या करेंगे कल के लेक्चर में उनको इस थ्योरी के को अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ऊपर। आई थिंक यहाँ केमिस्ट्री के लिए लेक्चर का अख्ताम करते हैं, यहाँ से आगे बात करेंगे जनाब साहब, नेक्स्ट लेक्चर में क्या निकाल लें, फिजिक्स निकाल लें।